क्लियर नहीं थी। कल सारे दिन बादल भी थे, इसलिए सही से हमको प्रकाश नहीं मिल पाया जिसमें कि हम वीडियो बना पाते। तो इसलिए आज हमने वीडियो की शुरुआत करी है। आज दूसरा दिन है। पिछली जो वीडियो थी उसमें आपने ये देखा था कि हमने कूलोम के नियम तक पूरा कर लिया था। कूलोम के नियम के बाद में हमने एक नियतांक जो के आता है उसका मान ज्ञात किया था। उस नियतांक के लिए कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर इसे दोबारा समझा दो, हमको समझ में नहीं आया है। तो एक बार हम उसको दोबारा देख लेते हैं। आइए देखो, कूलोम का नियम जो हमने पढ़ा था वो हमारे पास था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर ये जो नियतांक K आ रहा है, ये जो नियतांक K है, ये दो प्रकार से हम इसका मान ज्ञात करते हैं, दो माध्यमों के लिए। ठीक है, किस प्रकार से? एक बार तो जब वायु या निर्वात है, और दूसरी बार तब जब इन दोनों के अलावा और कोई माध्यम। ठीक है, वायु या निर्वात के अलावा और कोई माध्यम है। अब देखिए, वायु या निर्वात में हम K का मान क्या लिखते हैं? वायु या निर्वात में हम K बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आता है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलोम स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? ये है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका जो मान होता है कितना होता है? 8.85 गुणा 10⁻12 कूलोम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो किसके लिए हो गया? वायु या निर्वात के लिए हो गया। अब देखो, माध्यम की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? माध्यम की उपस्थिति में ये K नहीं लिखते इसको। आप इसको या तो K' लिखो या कुछ मत लिखो, केवल इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दो केवल। ये इसका मान होता है। अब इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं हो सकता। जैसे कि हम ये ज्ञात कर रहे हैं ना, वैसे यहाँ पर कुछ नहीं होता। क्यों? उसका कारण ये है कि अलग अलग माध्यमों के लिए इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन है, इसको हम कहते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता ये कहते हैं हम इसको। तो ये K के दो मान हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आगे ध्यान दो। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, या हम इसको कह देते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होती है? देखो, पहले इसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए, आपके पास ये दो आवेश हैं। इन दोनों आवेशों को आपने Q1 और Q2 से प्रदर्शित कर दिया, और इन दोनों के बीच में अभी जो बल लग रहा है वो मान लो कि ये हो गया 560 न्यूटन। ठीक है, ये 560 न्यूटन हमने मान लिया। और अभी जब ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, ये कहाँ पे रखे हुए हैं? ये या तो वायु में रखे हुए हैं या फिर निर्वात में रखे हुए हैं। दोनों में से कहीं पर भी रखें। लेकिन अब क्या करते हैं? अब हम इन दोनों को उठा के किसी माध्यम के अंदर रख देते हैं। ठीक है, जैसे माध्यम मान लो कि पानी से भरा हुआ एक टैंक है, उसके अंदर हमने इन दोनों को रख दिया। तो अब इन दोनों को जब किसी माध्यम के अंदर रखेंगे, ये माध्यम है, जैसे पानी वगैरह, कुछ पानी है, तेल है, ठीक है, इस प्रकार से कोई चीज़ भरी हुई है, इसके अंदर जब रखते हैं तो इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कुछ कम हो जाता है। अब बल कितने गुना कम होता है? 5 गुना कम होता है, 10 गुना कम होता है, 20 गुना कम होता है। जितने भी गुना बल कम हो जाएगा उसी को हम माध्यम का परावैद्युतांक कह देते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि पहले तो ये वायु में रखे हुए थे तो 560 न्यूटन था, और जब आप इसको किस में रख दोगे? पानी में, तो इन दोनों के बीच में बल कितना रह जाएगा? केवल 7 न्यूटन ही बल रह जाएगा बस। तो कितने गुना कम हो गया? देखो कितने गुना कम हो गया कि वायु में तो कितना था? 560, और पानी में कितना है? 7। भाग दे दो इसका तो कितना आ जाएगा? ये 7 × 8 = 56, 80 आ जाएगा। तो कहने का मतलब पहले तो 560 था और अब रह गया 7 न्यूटन, तो ये 80 गुना कम हो गया। कितना गुना कम हो गया? इस बल का मान 80 गुना कम हो गया। तो ये जो 80 है ना, ये क्या है? एप्सिलॉन आर। परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन आर से। तो पानी के लिए जो परावैद्युतांक है वो कितना आ गया? 80। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये परावैद्युतांक हो गया। कहने का मतलब ये है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल माध्यम के अंदर रखते हैं
तो उनके बीच में लगने वाला बल निर्वात या वायु की अपेक्षा जितने गुना कम प्राप्त होता है उसको हम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की अपेक्षा जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसको एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसको देखो और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर, इसको हमने क्या कहा, परावैद्युतांक। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है वायु या निर्वात में बल, आवेशों के बीच में बल बटे माध्यम में बल। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर वायु या निर्वात में बल। देखो वायु या निर्वात में बल को हम एफ नॉट मान लेते हैं। ठीक है, और माध्यम की उपस्थिति में बल जो है वो हमने एफ एम मान लिया। इसको हम कभी कभी एफ भी लिख देते हैं, ये ध्यान रखना, एफ नॉट लिख दो या एफ एम लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये एफ जो है इसका मान तो अभी न्यूटन इसमें कूलॉम के नियम में आपने क्या देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और एफ एम माध्यम की उपस्थिति में क्या देखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो पूरा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से तो पूरा कट जाएगा, 1/4 पाई से ये 1/4 पाई कट जाएगा। बचेगा क्या, देखो एप्सिलॉन आर बराबर ये यहाँ पे क्या क्या बचा, देखो 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचा है 1/एप्सिलॉन। इसको ऊपर और इसको नीचे, इसको तो ले जाओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक संबंध हमारे पास आया, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध हमको प्राप्त हुआ है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो अब ये वाला, इस वाले सूत्र को देखना, यहाँ से एक और परिभाषा प्राप्त होती है हमको परावैद्युतांक की, क्या कि वायु निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच में बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और परिभाषा आ गई। अब देखो इसमें तीन राशियाँ, एक एप्सिलॉन है, एक एप्सिलॉन नॉट है और एक एप्सिलॉन आर है। ये तीनों राशियाँ क्या क्या हैं, देखो मैं बता देता हूँ एक एक करके, आप ध्यान रख लेना कि देखो तीन चीज़ें हैं, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन आर है और एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन नॉट तो मैंने आपको पीछे बताई थी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात वायु की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर जो है इसे हम कहते हैं, देखो इसको तो क्या बताया मैंने, निर्वात की, ये तो क्या होता है, निर्वात या वायु कुछ भी लिख लो, की विद्युतशीलता। ठीक है, एप्सिलॉन आर को हम लिखते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन को लिखते हैं हम माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये ध्यान रखना, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ये माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, और ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है माध्यम की। इस वाले सूत्र से देखो क्या एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक हो सकता है, देखते हैं। देखो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, और नीचे इसका भी मात्रक यही होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, पूरा कट जाएगा। इसका मतलब एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता, विमा भी नहीं होती, यानी कि ये मात्रकहीन विमाहीन राशि होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। चलो आगे देखते हैं। कूलॉम का नियम जो आपने पढ़ा था उसका सदिश रूप लिखते हैं। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब देखो कूलॉम का नियम जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको सदिश रूप में लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे, सदिश रूप के लिए देखो ये F को आप सदिश रूप में लिख दो इस तरह से, के Q1 Q2, ये परिमाण है, कोई भी सदिश जो होता है, मान लो ये सदिश है, इसका परिमाण के लिए इस तरह से लिख दो, तो ये लिख दिया आपने परिमाण, ये हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकाई सदिश आ जाएगा आर कैप। ये आर कैप क्या है, ये आई कैप भी हो सकता है, जे कैप भी हो सकता है और के कैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, ये इसका सदिश रूप है।
अच्छा, इसका सदिश रूप जो है एक तरह से और प्रदर्शित किया जाता है। कैसे कि देखो, इकाई सदिश जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये होता है। ठीक है, तो ये आर कैप का मान जब आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, देखो के Q1 Q2 बटे, अब बटे में क्या आएगा उसे तो बाद में देखेंगे, पहले देखो इस पूरे की जगह, इस पूरे के स्थान पे ये पूरा रख दो, तो यहाँ पे तो क्या आएगा वेक्टर आर, और नीचे क्या आएगा, देखो 2 घात तो ये है और 1 घात ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, ये वेक्टर आर मॉड वेक्टर आर का क्यूब हो जाएगा ये। तो 2 सदिश रूप हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अगले टॉपिक में हमारे काम आएंगे, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला ज़्यादा काम में आएगा, 3 वाला। देखिए आगे, अब देखो अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो जैसे आपने कूलम का नियम पढ़ा ना, इसमें 2 आवेश हैं Q1 Q2, इसमें मान लो कि एक तो धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, बाकी कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, अभी धनात्मक और ऋणात्मक माना है, तो ये माइनस वाला जो है इस प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस वाला जो है माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। सबसे पहले आप ये मान लो कि ये वाला जो प्लस वाला है ना, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो किधर बल लगेगा, इधर खींचेगा ना, ये प्लस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बल है। अब ये वाला बल किस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है ना, Q2 पे, तो 2 पर लग रहा है। कौन लगा रहा है इसको, 1 लगा रहा है, तो इसको प्रदर्शित करते हैं F21 से। ध्यान रखना F21 क्या प्रदर्शित कर रहा है, दूसरे पर बल पहले एक कारण। अब ये Q माइनस Q जो है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, उधर खींचेगा, यानी कि इस पर इधर बल लगेगा, इस प्लस Q पे उस तरफ बल लगेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा F। अब किस पर बल लग रहा है, ये वाला बल किस पर लग रहा है, 1 पर, Q1 पर, और कौन लगा रहा है इसको, Q2 लगा रहा है, तो और ये सदिश लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से अब एक दूसरी चीज़ देखो, ये देखो ये Q1 है, ये Q2 है। अब Q1 की, अब ये पूरी दूरी आपने क्या ली थी, स्मॉल आर ली थी ना, लेकिन हम यहाँ पर खड़े होते हैं Q1 पर और यहाँ से दूरी नापते हैं। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, Q1 से नापी आपने यहाँ तक, मान लो कि ये तो आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो आप घर से चले स्कूल तक, तो आप क्या कहोगे कि स्कूल की दूरी मेरे घर से कितनी है। फिर आप घर से आओगे स्कूल तक, तो आप कहोगे घर से स्कूल की दूरी, मतलब हम जहाँ से चले हैं ना, आप घर से चले तो, और इस वाले पॉइंट की दूरी स्कूल की दूरी घर से नापी, यानी जहाँ से हम चल रही हैं दूरी वहाँ से नापी जा रही है। तो कहने का मतलब, इसको तो मैंने उदाहरण से बता दिया, आप इसको ये समझो कि जब Q1 से दूरी नापेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक तो दूरी होगी, दूरी किससे नाप रहे हो, सॉरी यहाँ से नाप रहे हो ना, किसकी दूरी, R2 1, तो R21 क्या है, ये R21 है Q2 की दूरी, जो पहले लिख रहा है उसकी Q2 की दूरी Q1 से, और दूसरा हम लिखते हैं कि R12, इसका मतलब क्या है, R1 की दूरी 2 से। ये ध्यान रखना, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो F21 क्या है, F21 है Q2 पर बल Q1 के कारण, और F12 क्या है, F12 है Q1 पर बल Q2 के कारण। ठीक है, जो पहले लिख रहा है बल उस पर लगता है। ऐसे ही R21 क्या है, R21 क्या है, Q2 की दूरी, Q2 की दूरी Q1 से, और R12 क्या है, Q1 की दूरी Q2 से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया मैं साइड में। ठीक है, हो गया, आगे देखते हैं। देखो इन बातों का आप ध्यान रखना, बस अगला ही टॉपिक है जिसमें कि काम आएंगे, उसी के लिए मैंने बताया है। नहीं, बुक्स में तो क्या, ये अलग से लिखा भी नहीं रहता है, और अधिकांश शिक्षक सीधे टॉपिक करा देते हैं, बताते भी नहीं है। देखिए अब आगे ध्यान दो। अब देखो आगे हम एक प्रश्न लिख रहे हैं। ठीक है, और प्रश्न क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, आप प्रश्न को नोट बाद में कर लेना। जैसे अभी मैंने बताया था कि ये 2 आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है, दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। इस पर बल लग रहा है, ये इस तरफ, दूसरे पर बल पहले एक कारण, और ये 1 2 पहले पर बल दूसरे कारण। अब देखो वास्तव में होता क्या है, प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि ये दोनों बल परिमाण में तो समान होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। तो ये हमको यही सिद्ध करना है, 2 चीज़ सिद्ध कर रही है। क्या क्या सिद्ध करना है, एक तो हमको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो बल हैं, ये दोनों बल दिशा में विपरीत
ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि दिशा में विपरीत, और 1 2 बराबर 2 1 परिमाण में समान। हम क्या सिद्ध करना है कि दिशा में विपरीत होते हैं, परिमाण में समान होते हैं। दो चीज़ें सिद्ध करनी है, एक साथ सिद्ध हो जाएंगी दोनों, देखिए। ठीक है, इनको सिद्ध करना है, ध्यान रखना आप। देखिए ध्यान दो, इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। देखो, एक तो आवेश आपके पास हो गया Q1, दूसरा आवेश आपके पास क्या हो गया Q2। इसको यहाँ पर मिला लिया, इसको यहाँ पर मिला लिया। अब देखो, इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। मूल बिंदु से Q1, मूल बिंदु से पहले आवेश का जो स्थिति सदिश है ये तो क्या है वेक्टर R1, और मूल बिंदु से दूसरे आवेश का जो स्थिति सदिश है ये हो जाएगा वेक्टर R2। ठीक है, ये तो मूल बिंदु से इनकी स्थितियाँ हो गई। लेकिन अब इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या होगी, या इसके सापेक्ष इसकी स्थिति क्या होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, जैसे देखो एक तीर का चिन्ह इस तरफ लगा दो आप, ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा R21, जिसकी तरफ तीर होता है ना वो पहले लिखा जाता है। तो ये किसकी दूरी है, R2 की दूरी है। ये किससे है, 1 से है। ठीक है, मतलब आप यहाँ से चले थे उधर जा रहे हो। ठीक है, तो दूरी किससे नाप रहे हो, 1 से नाप रहे हो, किसकी, 2 की, इसलिए R21 लिखा है। अब ये R21 जो क्या होता है, ये होता है R2 माइनस R1। कैसे होता है वो भी अभी बता दूंगा। अब देखो, आपको कुछ पूर्व जन्म की याद दिलाता हूँ, मतलब 11वीं क्लास की। 11वीं क्लास ऐसा ही लगता है बच्चों को, पूर्व जन्म में पढ़ी थी क्या। देखो, एक त्रिभुज है और एक सदिश तो ये हो गया, दूसरा सदिश ये हो गया, तो इन दोनों का परिणामी सदिश ये हो जाएगा। ठीक है, ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब देखो, ये सदिश योग का त्रिभुज नियम है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या चीज़ है, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम देखो किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे समीकरण रूप में। A से B की तरफ जा रहे हैं ना, देखो तीर का चिन्ह, तो आपने लिखा AB, ये सदिश चिन्ह लगा दिया वेक्टर। अब B से C की तरफ जा रहे हैं तो ये लगा दिया BC। फिर A से लेके C की तरफ जा रहे हैं तो ये लगा दिया आपने AC। इसको आप ध्यान रखो, ये सदिश योग का त्रिभुज नियम है, इसी का उपयोग हम अभी करने जा रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये O हो गया, ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया। ठीक है, ये बिंदु B हो गया। अब सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसमें त्रिभुज देखो कौन सा, त्रिभुज OAB में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे हम OAB में। देखो, O से शुरू करो, O से लेके A तक, तीर का चिन्ह देखो O से A तक जा रहा है ना, तो ये आपने लिखा वेक्टर OA, सदिश OA। फिर अब देखो, A से लेके B तक के तीर का चिन्ह देखो, तो प्लस आपने क्या लिख दिया AB, ये AB। और फिर ये वाला चिन्ह विपरीत हो गया, तो इसको आपने बराबर के उस तरफ ले जाओ, जो अपोजिट है बराबर के उस तरफ ले जाओ, और ये क्या हो गया आपके पास OB। अब OA, O से लेके A तक सदिश क्या है, वेक्टर R1, ये R1। A से B तक क्या है, देखो R21, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीसरा वाला क्या आएगी, वेक्टर R2। R21 को तो आप यहीं पर रहने दो, बराबर इसको आप उस तरफ ले जाओ, तो R2 माइनस R1। ठीक है, ये देखो, ये आ गया जो हमने लिखा था, देखो चित्र में R21 तो ये आ गया। इसी प्रकार यदि आपको R12 ज्ञात करना है तो ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा, ये लो। ठीक है, इन दोनों परिणामों को ध्यान रखो, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आगे चलते हैं। देखो, देखिए, अब पहले आवेश Q1 द्वारा Q2 पर, Q2 द्वारा Q1 पर ये बल ज्ञात करते हैं। जैसे देखो, Q1 द्वारा Q2 पर बल, किस पर बल है, Q2 पर, 2 पर है, किसके कारण है, 1 के कारण। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये अभी पीछे लिखा था ना आपने, K Q1 Q2 अपॉन, अब देखो Q वाला सूत्र ले रहे हैं, मैंने बोला था ये वो ज़्यादा काम आएगा। तो ये वेक्टर R21 और ये आ गया क्यूब, और यहाँ पर क्या 21, ये आ गया वेक्टर। ठीक है, अब देखो 21 कितना है, यहाँ से ले लो समीकरण 1 से, कितना आ जाएगा, देखो K Q1 Q2 अपॉन ये R21, देखो यहाँ से ले लो R21, क्या है ये R2 माइनस R1, तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये मोड लग रहा है तो मोड लगा दो, और क्यूब लग रहा है तो क्यूब। फिर से ये R21, फिर से लिख दो R21। अब यहाँ पर R21 कितना जाए, R2 माइनस R1,
वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये ध्यान रखना, ये तो ब्रैकेट में है, ये मॉड में है, ठीक है, गलत मत कर देना। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? तीसरा, सॉरी, ये समीकरण नंबर 3। ये तो Q1 द्वारा Q2 पर बल है, जो पहले लिखा होता है बल उस पर होता है। अब बिल्कुल अपोजिट कर दो इसका, Q2 द्वारा Q1 पर बल, तो क्या आ जाएगा? ये F, ये 2 1 था, ये 1 2, ये 1 2 कर दो आप। हमको करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करना है बस पूरे में, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? देखो K Q1 Q2 बटे ये R12 का क्यूब, मॉड R12 का क्यूब, और ये R12, ये R12 वेक्टर R12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? K Q1 Q2 अपॉन ये वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, और ये मॉड के साथ क्यूब लगा दिया, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 4, ठीक है। अब देखो ये जो चौथा समीकरण है ना, इसी में हम आगे थोड़ा सा और इसका ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। कैसे? R12 बराबर, सीधे इस पर आ जाओ आप। इसमें हम क्या करते हैं? देखो ये ऊपर K Q1 Q2 तो एज इट इज़ रहने दो। नीचे जो है ना ये R1 माइनस R2, इसको हम चेंज करके R2 माइनस R1 कर देते हैं इस तरह से, और ये क्यूब, ठीक है। इसमें से माइनस आएगा क्या बाहर? नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो मॉड लग रहा है, मॉड के अंदर जो भी चीज़ होती है वो धनात्मक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कक्षा 10 में पढ़ा था आपने, माध्य विचलन, वहाँ पे भी आप इसका उपयोग करते थे, ठीक है। तो R2 माइनस R1 ये मॉड हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये R1, सॉरी यहाँ पे भी चेंज कर दो, ये R2 माइनस R1, ठीक है। अब यहाँ मॉड नहीं है, इससे माइनस आएगा बाहर, और माइनस आएगा वो कहाँ जाएगा? वो यहाँ आ जाएगा, ये लो, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये जो माइनस है ये इसमें परिवर्तन के कारण नहीं आया है, ये जो माइनस है ये इसमें परिवर्तन के कारण आया है, ठीक है। अब देखो ये समीकरण नंबर कौन सा? ये हो गया 5। अब ये जो पूरा है ना, ये पूरा, तो देखो ये पूरा माइनस को छोड़ के क्या इसके बराबर है? समीकरण 3 देखो इसके बराबर है या नहीं है? बिल्कुल इसके तुल्य है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? F21। तो ये आ गया F12 बराबर F21, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस। तो देखो ये वही चीज़ है जो मैंने बताई थी आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये दिशा में तो विपरीत हो गए, तो इसके ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 6। और इसके नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परिमाण में भी समान हो जाएंगे, परिमाण ले लो दोनों तरफ बस समान हो जाएंगे। F12 बराबर F21, ये लो, ये समीकरण नंबर 7 हो गया, ये हो गया सिद्ध। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए विद्यार्थियों, आगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे कूलॉम के नियम में आपने क्या देखा? कूलॉम के नियम में आपने ये देखा कि हमने अभी तक जितनी भी क्रियाएं करी हैं वो केवल 2 आवेशों के लिए करी हैं, यानी बल की गणना केवल 2 आवेशों के लिए करी है। लेकिन यदि किसी स्थान पर 2 से ज़्यादा आवेश हों और किसी तीसरे आवेश को ला के रख दें, तो जो आपने ला के रखा है ना उस पर कुल कितना बल लगेगा, तो उसकी गणना अब हमको करनी है। यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो क्या है? 2 से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर बल, ठीक है। इस टॉपिक को किसी किसी बुक में इस तरह से भी लिखा है, बहुल आवेशों के कारण बल, या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो इसको समझने के लिए, देखो वैसे तो क्या है, चित्र मैं वीडियो पॉज करके बना सकता हूँ, लेकिन वो फिर चित्र समझ में आता नहीं है, इसलिए आप क्या है कि चित्र को देख लो, मैं आपको समझा देता हूँ। चित्र समझना ज़रूरी है। ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष। अब देखो एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, अकेला है बेचारा, जंगल में पड़ा हुआ है कहीं पे, है ना, अकेला है ये, Q0 एक अकेला आवेश रखा हुआ है।
अब क्या होता है, हम कहीं बाहर से एक और आवेश आपने इसके पास में ला के रख दिया और इसको आपने क्या कह दिया Q1। अब ये Q1 आवेश Q0 पर कितना बल लगाएगा, देखो पहले इसको देख लो। देखो ये ध्यान रखना, ये जो परीक्षण करने के लिए जो आवेश रखते हैं ना Q0, एक चीज़ को ध्यान रखो। देखो एक शब्द आपके पास बार बार आएगा, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q0। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, परीक्षण के लिए ही रखा जाता है ये, ठीक है। विद्युत क्षेत्र का परीक्षण, बल का परीक्षण, इन सब के लिए रखा जाता है। तो परीक्षण आवेश जो है ये एक काल्पनिक आवेश होता है, बिल्कुल बिंदु आकार का होता है। जितना छोटे से छोटा आप मान सको आप, उतना छोटा छोटा परीक्षण आवेश। सदैव धनात्मक माना जाता है, ठीक है। पहली बात क्या, बहुत छोटा होता है, सदैव धनात्मक माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि इसको रखने के कारण किसी दूसरे आवेश पर जो बल लग रहा है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मतलब जब ये यहाँ पे रखा है ना Q1 Q0 पर बल लगाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने माना है कि Q0 यानी परीक्षण आवेश का मान इतना छोटा है कि ये इस पर कोई बल ही नहीं लगाएगा। ये होता है परीक्षण आवेश, ठीक है। देखो Q1 और Q0, तो ये इस पर कितना बल लगाएगा, ये लगाएगा F01। देखो मैंने बताया था ये पहले जो लिखते हैं उस पर बल लगता है, बाद में जो लिखा है वो बल लगाता है। तो इसका मतलब क्या है कि Q0 पर बल लग रहा है Q1 कारण, तो ये हो गया। अब देखो एक और आवेश आपने ला के रख दिया यहाँ पे रख दिया आपने Q2। अब ये Q2 वाला जो है ये कितना बल लगाएगा, ये यहाँ पर जो बल लगाएगा कितना, F0 पर बल लगेगा, सॉरी Q0 पर बल लगेगा, किस कारण, 2 के कारण, ये आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे आपने रख दिया Q3, तो ये Q3 जो है ये भी इस पर बल लगाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, F03, ये आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे आ जाएंगे। अब इन सब को आप मूल बिंदु से मिला दो, ये लो, ठीक है। और भी कोई आवेश हो तो मिला दो। देखो Q1 के लिए स्थिर सदिश कितना हो जाएगा, वेक्टर R1। Q2 के लिए हो जाएगा वेक्टर R2। Q3 के लिए हो जाएगा वेक्टर R3। ये सब हो जाएंगे, ठीक है भाई। इस प्रकार से आगे भी होते चले जाएंगे। अब देखो ये चित्र तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात बता देता हूँ कि ये जो ऊपर लिखा है ना, 2 से अधिक आवेश के कारण किसी एक आवेश पर बल, किसी परीक्षण आवेश पर 2 से अधिक आवेशों के कारण लगने वाला बल उन सभी आवेशों के कारण एक आवेश पर लगने वाले सभी बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। देखिए हमने क्या बोला कि इस पर बल ज्ञात करना है, कुल मिला के कितना लग रहा है, ठीक है। तो Q0 पर कुल बल हमने क्या मान लिया, F0। अब F0 बराबर कितना हो जाएगा, F01 प्लस F02 प्लस F03, और इसी प्रकार से आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे भी बहुत कुछ होता है, इसमें श्रेणी वगैरह बनाते हैं, वो इतना कुछ काम का नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा कुछ काम में आता नहीं है। आप तो इतना ही ध्यान रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जब ये तथ्य काम में आता है, वो श्रेणी वगैरह बनाने से हमें कोई मतलब नहीं है, सिग्मा वगैरह लेके। तो देखो इस वाले सूत्र से आपको क्या प्रदर्शित हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है कि ये जो परीक्षण आवेश है, एक आवेश है, उस पर लगने वाला जो कुल बल है वो सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के तुल्य होता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, अब इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत है ना, ये भी समझा देता हूँ। देखो साथ साथ अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, सुनना ध्यान से। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। इसको भी समझ लो अब आप। जैसे देखो पहले क्या था, यहाँ पे Q0 था, आप क्या लेके आए, यहाँ पे Q1 लेके आए, ये Q0। तो इन दोनों के बीच में बल कितना लगा, F01, ठीक है। अब बाद में कौन आया, बाद में Q2 आ गया। अब Q2 जो है वो भी इस पर बल लगाएगा, लेकिन ये जो पहले से जो बल लग रहा था ना, ये प्रभावित नहीं होगा। ये तो जितना लग रहा है उतना ही लगता रहेगा, चाहे आप कितने ही और आवेश ला के क्यों नहीं रख दो। तो कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अध्यारोपण सिद्धांत और 2 से अधिक आवेशों के कारण बल। अब देखिए आगे, देखो जो आपने आवेश वाला टॉपिक पढ़ा था ना, कुछ बोर्ड जो हैं, देश के कुछ बोर्ड जो है कहीं पे ये टॉपिक होता है, कहीं पे नहीं होता है। इसलिए पहले मैंने देख लिया कहाँ है कहाँ नहीं है। अब मैं सबको ही बता रहा हूँ, सबके काम का टॉपिक है, आप एक बार देख लेना। जो आपने आवेश वाला टॉपिक जो पढ़ा था अध्याय के प्रारंभ में, उससे संबंधित है। देखो आवेश
किसी वस्तु को आवेशित करना है तो आवेशित करने के प्रकार कि किसी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो देखो किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। कैसे कैसे? देखो पहला क्या है? पहला होता है घर्षण द्वारा। दूसरा होता है स्पर्श। स्पर्श को हम चालन भी कह देते हैं, चालन, स्पर्श द्वारा। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। इनको एक एक करके मैं बताता हूँ। देखो घर्षण द्वारा का मतलब क्या है? देखो आप सामान्यतः क्या होता है कि आप जब छोटे थे स्कूल में, मैं स्कूल में था, सभी अपने अपने स्कूल में जब होते हैं, स्कूल लाइफ में जब होते हैं, सब लोग खेल करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कागज़ के बहुत सारे टुकड़े छोटे छोटे करके डाल दिए। अब एक स्केल को आप बालों से रगड़ो और उस कागज़ के पास में ले जाओ, तो वो स्केल जो है कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। करके देखा होगा आप सभी करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जैसे नहीं करके देखा हो। और नहीं कर रखा हो तो करके देख लेना। बालों में तेल मत डालना बस, ठीक है, क्योंकि सूखे बालों में ही करना चाहिए ये। दूसरा ये कि जब आप नहा के आते हो और बाल सूखे हुए होते हैं, बालों में तेल नहीं डाला है, तो जब आप कंघी करते हो ना, तो वो बाल जो होते हैं वो कंघी से चिपटते हैं, कंघी खींचती है उसको अपनी तरफ। क्यों होता है? ये भी घर्षण द्वारा ही आवेशन होता है। इसके अलावा छोटे थे जब हम, तब हम खेला करते थे। आजकल आप लोग तो भाई मोबाइल गेम वगैरह खेलते हो, आप लोगों ने पता नहीं खेला है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। नहीं खेला हो तो खेल के देख लेना। होता क्या है कि आप किसी विद्यार्थी को प्लास्टिक की चेयर या लकड़ी की चेयर के ऊपर बैठा दो, जैसे ये चेयर है, और पैरों को भी ऊपर कर लो। कोई शरीर का कोई भी भाग पृथ्वी से नहीं टच होना चाहिए। और उसके बाद में जैसे कोई अंगोछा वगैरह होता है, कोई तो तौलिया वगैरह, उससे निरंतर फटकारे देते जाओ। कम से कम नहीं तो 10-12 बार फटकारे दो। अब उस विद्यार्थी से बोलो कि अपने पैरों को ज़मीन पर टच करे। जैसे ही वो विद्यार्थी पैरों को ज़मीन पर टच करेगा, उसे विद्युत का एक झटका लगेगा, ठीक है। घबराओ मत, इतना तेज़ झटका नहीं लगेगा कि वो घायल हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप उससे बोलोगे भाई ज़मीन पैर रख, तो जैसे ही ज़मीन में पैर रखें ना, तो हल्का सा झटका लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है? ये सारा का सारा जो है वो घर्षण द्वारा आवेशन जो है उसी का परिणाम है। ऐसा क्यों? अब देखो तीनों का कारण मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आपने स्केल को रगड़ा था, कागज़ के पास ले गए, तो उससे क्या होता है कि स्केल जो होता है वो आवेशित हो जाता है, और वो कागज़ जो होते हैं निरावेशित, तो उनको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। यानी कि जब आपने स्केल को बालों से रगड़ा तो बाल भी आवेशित हो गए, स्केल भी आवेशित हो गया। कंघी को जब हम बालों में रगड़ते हैं तब भी बिल्कुल यही सिद्धांत कार्य करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने तीसरा जो उदाहरण बताया, चेयर के ऊपर बैठा के जो विद्यार्थी आपने बैठाया, तो उसमें क्या करते हैं, जब हम फटकारे देते हैं तो उस विद्यार्थी के ऊपर बहुत सारा आवेश एकत्रित हो जाता है। लेकिन वो प्लास्टिक और लकड़ी की चेयर के ऊपर बैठा है, इसलिए वो आवेश कहीं पर जा नहीं पाता है, क्योंकि प्लास्टिक और लकड़ी क्या होती हैं? कुछ अलग होती हैं, उसमें से होकर आवेश प्रवाहित नहीं हो सकता है। लेकिन वो विद्यार्थी जैसे ही अपना पैर कहाँ पे रखता है? ज़मीन पे रखता है, तो वो सारा का सारा आवेश ज़मीन के अंदर जाता है और बहुत तेज़ गति से गतिमान होता है। और गतिमान आवेश क्या होता है? गतिमान आवेश ही तो विद्युत होती है, इसलिए उस विद्यार्थी को विद्युत का झटका लगता है। तो ये घर्षण द्वारा आवेशन है, ठीक है, समझ गए। अब घर्षण द्वारा आवेशन में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? कि घर्षण द्वारा आवेशन में जो दोनों वस्तुएं होती हैं वो विपरीत आवेशित होती हैं। एक पे धनावेश आएगा तो एक पे ऋणावेश आएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एक वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी वस्तु लेती है। अब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है उसका तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा बढ़ गई। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रही है वो धनावेशित हो गई, उस पर से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, इसलिए उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। ये घर्षण द्वारा आवेशन है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दोनों वस्तुएं जो होती हैं वो विपरीत आवेशित होती हैं। सबसे मुख्य बात यही है इसकी, ठीक है ना। अब देखो स्पर्श द्वारा आवेशन। अब ये स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होता है? स्पर्श द्वारा आवेशन का मतलब ये है, देखो जैसे ये एक गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया, ये दोनों गोले क्या हैं? आप मान लो कि ये वाला जो गोला है, पहला वाला जो गोला है, ये धनावेशित है, ठीक है, ये धनावेशित है। अब जैसे ही इस गोले को इससे टच करोगे, ठीक है, देखो अभी तो ये दूर दूर रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, इस गोले को आपने इससे टच किया, ये धनावेशित था, तो ये इसका आवेश इस पर चला जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर, यानी दोनों पर बराबर विभाजित हो जाएगा इनका आकार के अनुसार, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखो इस प्रकार से ये स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो कुछ आवेश तो इस पर आ जाएगा, कुछ आवेश इस पर आ जाएगा। तो ये स्पर्श द्वारा आवेशन की प्रक्रिया होती है। यानी एक आवेशित वस्तु जब दूसरी निरावेशित वस्तु को स्पर्श करती है तो दोनों पर आवेश जो है वो उनके आकार के हिसाब से वितरित हो जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना।
अब देखो दूसरी बात ये है कि आवेश इसके अंदर रहेगा, बाहर रहेगा, कहाँ रहेगा। अभी तो देखो ये तो प्रदर्शित मैंने कर दिया है, ठीक है। वास्तव में होता क्या है, यदि ये दूसरा वाला गोला चालक गोला है, देखो ध्यान रखना, यदि ये गोला कैसा है, चालक गोला है, तो आवेश इसके बाहर वितरित रहेगा। और यदि ये गोला अचालक है, यदि ये गोला अचालक है, अचालक होगा तो क्या होगा कि जहाँ पर टच किया है ना, आवेश केवल वहीं पर आएगा, ज़्यादा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखने की है। अब देखो स्पर्श द्वारा चालन आप समझ गए होंगे, एक आवेशित वस्तु दूसरी निरावेशित वस्तु को स्पर्श करती है तो दूसरी वस्तु भी आवेशित हो जाती है, ठीक है, ठीक है भाई। और हाँ भाई देखो, तो ये बात आपको समझ में आ गई। स्पर्श द्वारा चालन में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों वस्तुएं समान आवेशित होती है, ठीक है, दोनों का आवेश जो है एक समान होता है। अब देखो तीसरी चीज़ देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु से टच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, ठीक है, एक वस्तु पर आवेश ये आ गया, चालक गोला, मान लो कि चालक गोले पे बाहर आवेश होता है, ठीक है, अंदर आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो तो आगे देखेंगे हम। ये चालक गोला है, अब ये दूसरा गोला है, इसके पास में रखा हुआ है। अब इसके पास में रखा है ना, तो इसके निकट वाली जो सतह है, देखो पहले तो मान लो कि ये वाला गोला दूर रखा हुआ था, दूर रखा है तो इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब इस गोले को आप उठा के इसके पास में ले आए, स्पर्श नहीं करना है, पास में ले आए, तो इसका कुछ प्रभाव इस पर पड़ने लग जाएगा, और ये वाली जो सतह है ना, ये कैसी हो जाएगी, ये ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है। इसका उदाहरण बहुत, अब हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण होते हैं। जैसे कि देखो बरसात के दिनों में जब बादल जो होते हैं उनमें आवेश की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, यानी उसमें विद्युत की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब वो बिजली कभी कभी क्या होती है, ज़मीन पर गिर जाती है, आपने देखा होगा कई बार, ठीक है, वो बिजली कभी कभी ज़मीन पर गिर जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लो ऊपर बादल हैं, ठीक है, बादल तो मान लो ऋणावेशित हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, और ये हमारी भूमि है, तो ऊपर बादल ऋणावेशित है, इनमें आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, घर्षण होता है इनके अंदर, ठीक है। जैसे हम हथेली घर्षण करते हैं, घर्षण के कारण इसमें क्या आवेश की मात्रा बढ़ती जाती है। आवेश की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि धरती जो है वो धनावेशित हो जाती है, ठीक है। ये प्रेरण द्वारा, जैसे ये इस धनावेशित ने इसको ऋणावेशित कर दिया ना, ऐसे ये धनावेशित इसको, ये ऋणावेशित इसको धनावेशित कर देगा। अब जैसे ये प्लस और ये माइनस होती है तो बिजली ऊपर से नीचे गिर जाती है, ये बिजली गिरने का सिद्धांत होता है। तो बिजली जो गिरती है वो कौन से आवेशन कारण गिरती है, प्रेरण द्वारा आवेशन कारण गिरती है। इसके अलावा आपने घरों में देखा होगा कंडेंसर वगैरह जो होते हैं ना विद्युत के, उनमें क्या होता है, कंडेंसर वगैरह जो होते हैं, जो कूलर पंखे मोटर में लगे रहते हैं, कंडेंसर के अंदर भी प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। ये आप आगे के अध्याय में एक टॉपिक पढ़ेंगे संधारित्र, वहाँ पे ये सिद्धांत काम में आएगा, ठीक है। अभी आप इस बात को ध्यान रखना, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में ध्यान रखिए कि दोनों वस्तुएं कैसे आवेशित होती हैं, विपरीत आवेशित होती हैं, ठीक है, दोनों वस्तुएं विपरीत आवेशित होती हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ देखो ये सब आपने लिख लिया होगा। अब देखो विद्युतीकरण का मतलब क्या होता है, ये आवेशन वगैरह का जो काम चल रहा है ना, आवेशित हो रही है कोई वस्तु, निरावेशित हो रही है, इसको हम कहते हैं विद्युतीकरण की प्रक्रिया। अब देखो विद्युतीकरण से संबंधित दो प्रमुख तथ्य हैं, ठीक है। वैसे तो क्या तथ्य बहुत सारे हो सकते हैं, किसी को 5 लिखे हैं, 10 लिखे, उससे कोई अर्थ नहीं है। दो प्रमुख तथ्य हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या क्या, जैसे एक तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में तो वृद्धि होगी क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आ रही है, धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाएगी क्योंकि उस पर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। दूसरा कि विद्युतीकरण का सही पता करने के लिए प्रतिकर्षण ही एकमात्र विकल्प होता है, आकर्षण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आकर्षण तो एक आवेशित वस्तु और एक निरावेशित वस्तु के बीच में भी होता है, और एक धनावेशित वस्तु और एक ऋणावेशित वस्तु के बीच में भी होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण के द्वारा ही किया जा सकता है। आज की कक्षा में केवल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, और अपने ऐसे सभी मित्रों को बताएं जो अभी तक इसी विचार में बैठे हैं कि कब स्कूल पढ़ेंगे और कब स्कूल खुलेंगे और कब हम पढ़ना शुरू करेंगे। स्कूल 31 मई के बाद खुलेंगे, यही संभावना है, और इसलिए 31 मई तक को आने में तो अभी काफ़ी समय बाकी है। पूरा मई का महीना पड़ा है, आज तो 21 अप्रैल ही हुई है। इसलिए अधिक से अधिक इसको शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। जय माँ भारती।